नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ना। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से 1857 की क्रांति तक आज के पीरियड में वीडियो में क्विक रिवीजन से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन। सबसे पहले हमें क्रम याद रखना है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए। ठीक है। फिर दूसरा टर्मोलॉजी जो हमको याद रखनी है, वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कालीकट पहुंचा। कालीकट कहां पर है? केरल में। ठीक है, केरल पहुंचा। तो इसने ही भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। तो इस प्रकार से ये यहां आया और ये अफ्रीका के आसान द्वीप तक गया, वहां से उसके बाद ये भारत में कालीकट पहुंचा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कालीकट तक पहुंचते हैं। 1505 में भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बन के फ्रांसिस्को द अल्मेडा आया। ठीक है। फिर उसके बाद 1509 में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आया भारत में पुर्तगाली वायसराय चेंज हुआ और उसका नाम था अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है, अल्फांसो वही जो आम की प्रजाति है। ठीक है। और इस अल्बुकर्क ने क्या किया? इसने 1510 में बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया। बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। बीजापुर से गोवा को छीन लिया, गोवा जीत लिया। अब उस समय बीजापुर का शासक कौन था? क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बता देंगे यूसुफ आदिल शाह। कौन था? यूसुफ आदिल शाह। आपको ये नोट नहीं करना है, सिर्फ आपको वीडियो को देखना। अगर आप एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पर बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं नोट करके लिख रहा हूं कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली। ऐसा क्वेश्चन आता है कि पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी। ठीक है, तो आप बताएंगे कोचीन में खोली गई थी। कहां पर? कोचीन। तो पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कहां खोजी गई? तो आप बताएंगे सर कोचीन में खोजी गई। ठीक है। अब पूछा जाए पुर्तगालियों के बाद डच आए थे, तो पहला डच कौन था? कोचीन में तो उन्होंने खोज दी भैया। ठीक है, प्रथम डच। ठीक है, ये नोट में पॉइंट नंबर 2। प्रथम डच कौन था? ठीक है, कार्नेलिस नाम था उसका, कार्नेलिस द हस्तमान। हैंडमैन कह सकते हो, लेकिन उसका हस्तमान ही नाम था। ठीक है, ये 1596 में आते हैं। 1596 में आया पहला डच नागरिक। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1596। 1596 से आपको इसको मेमोराइज कर लेना है। ठीक है। फिर डचों ने पूछे कि डचों ने अपनी कंपनी कब खोली। तो डचों ने 1602 में, ठीक है, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ईस्ट इंडीज डच ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना की। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका मुख्य प्रशासनिक केंद्र कहां? बटाविया में था। इसका केंद्र कहां बनाया इन्होंने? बटाविया। इसका केंद्र कहां बनाया? बटाविया में। अब क्वेश्चन आएगा, प्रथम डच फैक्ट्री भारत में कहां खोजी? प्रथम डच फैक्ट्री भारत में कहां? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भारत में प्रथम डच फैक्ट्री कहां पर खोजी गई।
तो आप बताएंगे मुसलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम में इन्होंने पहली डच फैक्ट्री खोली थी। सन पूछे तो कब खोली थी, तो बताइएगा 1605 में। ठीक है, और पुर्तगालियों ने अपनी पहली कहां खोली थी, कोचीन में। इन्होंने कहां खोली, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, 1688 में एक गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी जिसमें इंग्लैंड के राजा और अंग्रेजों और डचों के संबंध सुधर गए थे। खैर, डच भारत से किस किस चीज का निर्यात करते थे, डच भारत से किस किस चीज का निर्यात करते, डच भारत से नील ले जाते थे ये। ठीक है, सोरा और सूती वस्त्र, ये 3 चीजें। ठीक है, ये इनका निर्यात करते थे। ये इनका निर्यात करते थे। ठीक है, फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, 1759 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेदरा का युद्ध हुआ था। एक बेदरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये किसके बीच में हुआ था, अंग्रेज वर्सेस डच के बीच में हुआ था। ठीक है, और इसमें अंग्रेज जीते थे और डच हार गए थे। ठीक है, 1795 में डचों को भारत से भगा दिया। किसने भगाया, अंग्रेजों ने भगाया, पूरी तरह से भगा दिया था। ठीक है, अब डचों के बाद आपको बात करनी है, अंग्रेज आए। ठीक है, अंग्रेज कब आए, 1600 ईस्वी में इनको चार्टर मिला और सूरत में इन्होंने अपनी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री इन्होंने कहां खोली, तो आप बताएंगे सूरत में। कब खोली, 1608 में जहांगीर से फरमान लेने के बाद। ठीक है, उसके बाद आए, आपको फ्रांसीसी याद रखने, डेनिस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, फिर भी आप चाहो तो रख सकते हो। फ्रांसीसी से पहले अगर हम लोग डेनिस देख लें तो डेनिस कब आए, तो डेनिस आए 1616 में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा फ्रांस की बात कर लेते हैं। फ्रांसीसी, फ्रांस का शासक था लुई 14वां। कौन था फ्रांस का शासक, लुई 14वां। अब जो लुई 14वां था, ठीक है, इसका एक मंत्री था कोलवर्ट। इसका एक मंत्री था कोलवर्ट। ठीक है, अब ये जो कोलवर्ट भाई साहब थे, इनके सहयोग से 1664 में एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ठीक है, और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में अगर बात करो तो पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में स्थापित की। सन पूछ ले कब, तो बता दीजिएगा 1668 में। बहुत आसान है। ठीक है, फिर एक बंदा था फ्रांसीसी, उसका नाम था फ्रांसिस मार्टिन। नाम था फ्रांसिस मार्टिन। इसने 1674 में पौंडीचेरी की स्थापना की।
ठीक है, पौंडीचेरी की स्थापना की। ठीक है, अब चूंकि इधर जा रहे थे हम लोग, चूंकि वापस आते हैं, हम लोगों ने डेनमार्क की बात की, जो डेनिस आए थे 1616 में। अगर पूछ लिया जाए कि इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ थी, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है इन्होंने फैक्ट्री ट्रावनकोर में खोली थी, सॉरी ट्रैंकोवार में खोली थी। ट्रैंकोवार में, ट्रैंकोवार कहाँ पर है, तमिलनाडु में, तो याद रखना है आपको। ठीक है, और सेरमपुर इनका प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। इनका प्रमुख केंद्र क्या बना, सेरमपुर। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब बड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि यहां पर दो ही, भारत में दो ही शक्तिशाली इस समय कंपनियां थी, एक ब्रिटिश दूसरी फ्रेंच। तो ब्रिटिश फ्रेंच संघर्ष स्टार्ट होता है। तो ब्रिटिश फ्रेंच संघर्ष को समझते हैं, डिटेल में मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है आपको। तो आप यहां पर प्रथम कर्नाटक युद्ध देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध ये होता है 1746 से 48 तक चलता है। ठीक है, फर्स्ट कर्नाटक वार शुरू कैसे हुआ, शुरू कैसे हुआ, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से। यूरोप में ऑस्ट्रिया है, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से भारत में भी शुरू हो गया, क्योंकि वहां पर भी अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ रहे थे। ठीक है, और 1748 में ये खत्म कैसे हुआ, वहां पर एक संधि हो गई थी, ऑक्स ला सापेल की संधि। तो इससे समाप्त हो गया था। तो शुरू किससे हुआ, इस तरह से समाप्त हो गया। ठीक है, दूसरा कर्नाटक युद्ध देखिए, दूसरा कर्नाटक युद्ध, इसका जो टाइमिंग है 1749 से 54 तक है। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ था आपको पता ही है, क्या हुआ था इस युद्ध में, इसमें डुप्ले हार गया था। तो चूंकि इसकी पृष्ठभूमि भी पहले कर्नाटक युद्ध में सीम है, अगर थोड़ा सा और डिटेल में अगर कर्नाटक युद्ध को हम देखें तो मैं आपको क्लास में बता चुका हूं कि सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। अगर थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लें कि जब इसमें टकराव हुआ फ्रांसीसी सेना, ठीक है, में क्या हुआ था, दक्कन और कर्नाटक के उत्तराधिकार के प्रश्न पर था ये, दक्कन और और कर्नाटक। ठीक है, दक्कन और कर्नाटक के उत्तराधिकार का प्रश्न था, और इसमें क्या हुआ था, इसमें फ्रांसीसी हारे थे। इसमें फ्रांसीसी क्या हुआ था, ये हार गए थे। मतलब फ्रांसीसी हारे थे, मतलब कौन हारा था, डुप्ले हारा था। डुप्ले को वापस बुला लिया, और इसकी जगह पर नया गवर्नर किसको बनाया गया, गोडेहू। अब क्या हुआ, अब गोडेहू भारत का, अगर दक्कन और कर्नाटक के इश्यूज को समझने की कोशिश करें तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि देखिए दो गुट बन गए थे दूसरे कर्नाटक युद्ध में। डुप्ले जो था, है ना, जिसको हम कहते हैं डुप्ले, डुप्ले प्लस मुजफ्फरजंग, मुजफ्फरजंग प्लस चंदा साहब। अरे ये सॉरी, साइड में ये गलत बता गया आपको, ये मैं आपको गलत बता गया। ठीक है, चंदा साहब, ये एक
ये एक चीज थी। तो डुप्ले, मुजफ्फरजंग और चंदा साहब ये एक साथ थे। ठीक है, एक तो ये बना। दूसरा, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज प्लस नासिर जंग और मोहम्मद अली। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो नासिर जंग है, इसका संबंध हैदराबाद रियासत से। निजाम के बेटे नासिर जंग के बदले उसके पोते मुजफ्फर जंग का साथ दिया। ठीक है, डुप्ले क्या कर रहा था, नासिर जंग की जगह उसके पोते मुजफ्फर जंग का साथ दे रहा था। ठीक है, कर्नाटक के केस में नवाब अनवरुद्दीन की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो डुप्ले ने उनके बेटे मोहम्मद अली की जगह फ्रांस किसको साथ दे रहा था, चंदा साहब का। ठीक है, तो चंदा साहब का दर दे रहा, जबकि उनका बेटा कौन था, रियल में मोहम्मद अली था। चंदा साहब उनकी नाजायज औलाद थी। ठीक है, तो यहां पर चीजों को थोड़ा करेक्ट करना है। अनवरुद्दीन की जगह डुप्ले चंदा साहब को बैठाना चाह रहा है, जबकि बैठाना किसको था, मोहम्मद अली को। ठीक है, तो चंदा साहब और इनके बीच जंग थी कर्नाटक में, और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में जंग थी। इसका फायदा डुप्ले और अंग्रेज उठा रहे थे। तो दो रियासतों में उत्तराधिकार का संघर्ष के कारण आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जो दूसरा वाला है 1749 से 54 तक जो चलता है, वो हुआ। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, ये शुरुआत हो गई। ठीक है, इसमें जीता कौन, यहां पर विनर कौन हुआ, विनर हुए अंग्रेज। अंग्रेज जीत गए, तो क्या हुआ, फ्रांसीसी हार गए, डुप्ले को वापस बुला लिया गया और गोडेहू को क्या किया गया, गोडेहू को नया वायसराय बना दिया गया। ठीक है, और क्या हो गया, कर्नाटक पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हो गया और फ्रांस निजाम तक सिमट कर रह गया। ओके, तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा जल्दी में अपन को इनको देखना है। ठीक है, तो विनर कौन हुए, अंग्रेज। अब डुप्ले की जगह कौन आ गया, गोडेहू, आपको याद रखना है। फिर अब अपन को याद रखना है तीसरा कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटक वार। तीसरा कर्नाटक युद्ध, ठीक है, ये चलता है 1758 से 63 के बीच तक चलता है। ठीक है, एक सप्तवर्षीय युद्ध के साथ शुरू हुआ, जो यूरोप में लड़ा जा रहा था। ठीक है, इसी के साथ ये शुरू हुआ। अब ये कर्नाटक तक सीमित नहीं रहा। इसमें बड़ी लंबी कहानी है, कि मैं कहानी आपको सुना देता हूं। जैसे कि फोर्ट सेंट डेविस के इंग्लिश गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, जो क्लाइव थे, क्लाइव ने क्या किया था, 1757 में इन्होंने क्या किया, चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। क्या किया इन्होंने, चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और चंद्रनगर क्या था, बंगाल में फ्रांसीसियों का गढ़ था। चंद्रनगर क्या था, ये फ्रांस का गढ़ था। तो जाहिर सी बात है, फ्रांसीसी नाराज तो हो ही जाएंगे। थोड़ी सी कुछ दिनों पहले की बात है कि 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ बड़ी जीत मिल गई थी क्लाइव को। ठीक है, इसलिए अब यहां पर देखा जाए तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। ठीक है, तो हमें इतनी सारी चीजों को यहां पर नहीं समझना है। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध का एक अंग था, और पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ, शुरू हुआ और पेरिस की संधि से यह समाप्त हो गया। ठीक है, और इसी समय अंग्रेजी सेना ने
1760 में आयरकूट के नेतृत्व में, आयरकूट के नेतृत्व में, ये आयरकूट लिखा हुआ है, ठीक है, के नेतृत्व में एक लड़ाई लड़ी, बांडीवास का ऐसे युद्ध कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया था, बांडीवास के युद्ध में फ्रांस को हरा दिया, ठीक है। फ्रांसीसी सेना को कौन नेतृत्व कर रहा था, काउंट डी लाली, लाली इसका नेतृत्व कर रहा था। क्वेश्चन आ जाए, यहां पर कौन नेतृत्व कर रहा था ब्रिटिश का, आयरकूट, ठीक है। और 1761 में पौंडीचेरी को छीन लिया, डिटेल में नहीं जाना, बड़ा शॉर्ट में देखना है, ठीक है। फिर पेरिस की संधि हो गई 63 में, अब इस संधि में क्या प्रोविजन किया गया कि भैया सुनो, अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर, चंद्रनगर को छोड़कर बाकी प्रदेश फ्रांस को लौटा दिए, फ्रांस को लौटा दिए, ठीक है। अब यही प्रदेश लास्ट तक, और कहा गया कि फ्रांस अब अपना विस्तार नहीं करेगा, ठीक है। इतना आपको समझना है, यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट था। अब थोड़ा सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग यहां समझेंगे। अब इस कंपनी को क्या समझना है, इस कंपनी में क्या क्या ऐसा चीजें हुई, तो जल्दी से समझते हैं, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नौसेना सबसे शक्तिशाली थी, ठीक है, नौसेना इनकी क्या थी, इनकी काफी शक्तिशाली थी, पहली चीज, ठीक है। 1599 में एक भाई साहब थे जॉन मिल्डेन हॉल, नाम याद रखना है, जॉन मिल्डेन हॉल, ठीक है। ये ब्रिटिश थे, ये थल मार्ग से वापस आए थे, भारत आए थे, थल मार्ग से भारत आया था, ठीक है। 1600 ईस्वी में सबसे लास्ट तारीख को 31 दिसंबर की हम लोग बात कर रहे हैं, 31 दिसंबर 1600 एडी को, ठीक है, चार्टर दिया गया इनको। चार्टर किस चीज के लिए संबंधित था, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने दिया था कि आप ईस्ट के साथ व्यापार करो, ईस्ट के देशों के साथ व्यापार का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, ठीक है। फिर 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम, राजा जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में कौन आया, कैप्टन हॉकिंस। तो पहुंचते हैं, हॉकिंस कहां पहुंचा, सूरत पहुंचा, ठीक है। और फिर सूरत के बाद ये कहां गया, आगरा गया, आगरा गया किससे मिलने, जहांगीर से मिलने, 1608 में, ठीक है। जहांगीर ने क्या किया, अब जहांगीर ने हॉकिंस को क्या किया कि सुनो भैया, आगरा में बस जाओ, आगरा में बसने की अनुमति दे दी
कि हाँ तुम रह सकते हो। दूसरा काम क्या किया, 4,000 का मनसब और जागीर दे दी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस तो 1609 में ये कहां पहुंचे थे, जहांगीर से मिलते हैं। एक बंदा और जहांगीर से मिला था, जहांगीर से 1615 में टॉमस रो भी मिला था, टॉमस रो। तो दो नाम आपको याद रखने, एक टॉमस रो का और 1609 में हॉकिंस का। तो 1615 1609 आपको याद रखना है। ठीक है, और इन्होंने ही शाही फरमान प्राप्त किया था व्यापार के लिए। ठीक है, और व्यापारिक कोठी के लिए अनुमति भी मिली। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस बड़े अजीब आते हैं, फैक्चुअल्स पे बहुत फोकस करते हैं पीसीएस के एग्जाम, तो थोड़ा हम लोग वहां पर भी देखेंगे। आईएएस के लिए मैंने आपको कहा था कि एक अलग तरीके से आपको एक अलग अप्रोच में आपको मॉडर्न हिस्ट्री मिलेगी। ठीक है, बंबई का गवर्नर, बंबई का गवर्नर कौन था, गेराल्ड, गेराल्ड। वैसे इसका पूरा नाम था गेराल्ड ऑगियार, लिख लेते हैं गेराल्ड ऑगियार। यही बंबई का संस्थापक भी था। यही क्या था, इसी को बंबई का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इसने टकसाल की भी स्थापना की थी बंबई में। टकसाल की स्थापना करेंगे, तांबे और चांदी के सिक्के डालेंगे, इसने ऐसी बात की थी। ठीक है, फिर 1661 की बात याद करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है 1661 की, तभी ये बंबई वाली बात समझ में आएगा। ठीक है, इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स सेकंड। ये शादी कर लेते हैं, वेड्स कर लेते हैं पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ, कैथरीन के साथ ये शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर चार्ल्स को दहेज के रूप में बंबई मिला। दहेज में बंबई द्वीप दे दिया गया। ठीक है, और चार्ल्स ने क्या किया, 10 पौंड सोने के वार्षिक किराए पर, 10 पौंड सोने के किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो आज जो बंबई आपको दिख रहा है उसका डेवलपमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। ठीक है, इसी प्रकार कलकत्ता की बात करते हैं 1698 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मात्र 1200 रुपए, मात्र कितने, 1200 रुपए में 3 गांव थे, सुतानुती, ठीक है, कालीकाता और गोविंदपुर। और गोविंदपुर, ठीक है, इनकी जमींदारी ले ली थी। इनकी जमींदारी प्राप्त की। ठीक है, और यहीं पर इन्होंने फोर्ट विलियम बनाया, किला था इनका जो, फोर्ट विलियम की स्थापना की, और इसी को कलकत्ता कहते हैं।
ये बाद में कलकत्ता। तो कलकत्ता का संस्थापक किसको माना जाता है, क्वेश्चन आ जाए तो आप बताना। जॉब चरनाक। जॉब चरनाक क्या था, कलकत्ता का संस्थापक था। ठीक है, तो ये चीजें याद रखने का, किस साल में कौन आया था यूरोपीय कंपनी, वो याद रखना आपको। ठीक है, अब हम लोग एक दूसरा टॉपिक इसी में देखने जा रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव को समझते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हमको हेस्टिंग्स याद रखना है। हेस्टिंग्स 1772 आपको याद रखना है। ठीक है, इसने 1772 में क्या किया था, द्वैध शासन को समाप्त किया। ठीक है, क्या किया, और इसकी जगह क्या किया इन्होंने, इन्होंने जमींदारी प्रथा की शुरुआत की। जमींदारी प्रथा, या आप इसे कह सकते हो इजारेदारी प्रथा, ये अंग्रेजी से फार्मिंग सिस्टम कहते थे। सिस्टम शुरू की। ठीक है, पहली चीज। ठीक, अब इसमें क्या होता था, राजस्व वसूली की जिम्मेदारी उसको जो सबसे ज्यादा बोली, सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला क्या करेगा, राजस्व वसूल करेगा। सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला राजस्व वसूल करेगा, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, देखो अब क्लाइव के समय पर स्थिति अलग थी। देखो क्लाइव के समय पर वार्षिक बंदोबस्त होता था। ठीक है, हेस्टिंग्स ने क्या कर दिया, हेस्टिंग्स ने क्या कर दिया, 5 वर्षीय बंदोबस्त कर दिया। अब हर साल करने की जरूरत नहीं है, 5 साल में एक बार कर दिया बंदोबस्त, अब उतना ही आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा डेवलपमेंट दिखेगा आपको, कुछ नई चीजें आती हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या आया, कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन के आया। जब कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन के आया तो उसने क्या किया, 10 साला बंदोबस्त लागू किया। ठीक है, इसने क्या किया, 10 साला वो बंदोबस्त लागू किया। ठीक है, 1790 में इन्होंने इसे लागू किया। ठीक है, और 1793 में इसे इसे स्थायी बंदोबस्त में, इस व्यवस्था को स्थायी बना दिया, इसे स्थायी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त कहते हैं। अब इस स्थायी बंदोबस्त में प्रोविजन क्या था, तो स्थायी बंदोबस्त को देखते हैं, जिसे परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था कहते हैं। ठीक, इसमें ब्रिटिश भारत का 19% हिस्सा था। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं एक कंपेरिजन करूंगा, ध्यान देना। इसके अंतर्गत कौन कौन सा एरिया आता था, बंगाल,
बिहार, उड़ीसा, ठीक है, वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक। कर्नाटक का नॉर्दर्न साइड वाला एरिया इसमें आता था। स्थायी बंदोबस्त, ये स्थायी बंदोबस्त में वसूली कौन करता था? जो बोली लगाएगा। वसूली करते थे जमींदार। वसूली कौन करता था? जमींदार। इनका हिस्सा कितना होता था? जमींदारों का हिस्सा, जमींदार, इनका हिस्सा कितना होता था? 1/11। ठीक है, याद रखना 19% आपको याद रखना, एरिया याद रखना, जमींदारों का हिस्सा याद रखना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था में। रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, 1792 में इसकी शुरुआत हुई, 1792 में। किसने शुरू किया? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने। ठीक है, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये दो बंदे थे जिन्होंने इसको शुरू किया था। ठीक है, सबसे पहले इसको कहां पर लागू किया गया पूछा जाए तो सबसे पहले इसे इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में, तमिलनाडु के बारामहल इसे जिले में लागू किया गया। ठीक है, अब ये व्यवस्था कहां कहां पर है, एरिया क्या क्या था इस व्यवस्था का, एरिया तो आप बताएंगे सबसे पहले तो तमिलनाडु ही था। ठीक है, फिर मद्रास के बाद बंबई, असम और कुर्ग के कुछ हिस्सों में, और कुर्ग के कुछ हिस्सों में। ठीक है, बहुत बड़ा क्षेत्र था इसका। एरिया पूछा जाए तो ब्रिटिश भारत का 51%, ब्रिटिश भारत का 51% हिस्सा था। ठीक है, यहां पर क्या था, अधिक लगान की स्थिति में न्यायालय नहीं जा सकते। अधिक लगान की स्थिति में किसान कोर्ट नहीं जा सकता था। ये प्रोविजन उन्होंने पहले ही कर दिया था, टॉमस मुनरो और रीड ने। टॉमस मुनरो या थॉमस मुनरो एक ही चीज है। ठीक है, अब तीसरी व्यवस्था थी महलवाड़ी व्यवस्था, जैसे महालवाड़ी कहते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था में क्या था, सबसे पहले तो कुल ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर था। ठीक है, इसका एरिया क्या था, दक्कन के कुछ जिले थे इसमें। ठीक है, उत्तर भारत था इसमें, जैसे संयुक्त प्रांत कहते हैं। ठीक है, आगरा, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब के कुछ हिस्से थे। पंजाब के कुछ हिस्से थे। अगर पूछा जाए इसकी शुरुआत कब से तो 1819 में हॉल्ट मैकेंजी, आपको मैकेंजी को याद रखना है, हॉल्ट मैकेंजी ने इसका प्रपोजल दिया था। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम को में याद रखनी है, तीनों व्यवस्थाएं। इसके बाद जो चीज अपने को याद रखनी है कि पूछते हैं ड्रेन थ्योरी क्या थी, धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नेहरू जी ने। क्लास में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था ये। ठीक है, दादा भाई नेहरू जी ने ड्रेन थ्योरी दी थी। ठीक है,
जजमानी प्रथा का वर्णन कहाँ मिलता है? जजमानी प्रथा का, ठीक है, उपन्यास था गणदेवता, वहां पर काफी बात की है। ये ताराशंकर बंदोपाध्याय को पाते हैं, ताराशंकर बंदोपाध्याय का उपन्यास था जिसमें काफी बातें की गई। ठीक है, 1854 में कवासजी नाना भाई, कवासजी नाना भाई, आपको याद रखना है, प्रथम सूती मिल, प्रथम सूती मिल, ठीक है, कहां पर? बम्बई में, बम्बई में इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, फिर आपको एक इसके एक साल बाद का टाइम याद रखना है, 1855 का। फिर आपका रखना है 1855, जॉर्ज ऑकलैंड को याद रखना है, जॉर्ज ऑकलैंड को याद रखना है। ठीक है, इन्होंने जूट मिल की स्थापना की, और ये कहाँ थी? बंगाल के रिसरा में, बंगाल के रिसरा में। फिर 1907 में, ठीक है, जमशेदजी टाटा, टाटा को याद रखना है आपको, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, हम लोग टिस्को कहते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको रखना है, 1898 बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल विद्युत की शुरुआत, पानी से लाइट बनाने की शुरुआत, जल विद्युत की शुरुआत। शुरुआत ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई? दार्जिलिंग से। सबसे पहले दार्जिलिंग के शहर को ही जल विद्युत से रोशन किया गया था। ठीक है, 1925 याद रखना है, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, इसी समय दो निजी कंपनियां थी, ईस्ट इंडिया रेलवे और ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, तो ये हो गई वहां। अब हम लोग ने जैसे कर्नाटक को पढ़ा, उसी तरह से अपन को समझना है बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, कि बंगाल पर अंग्रेजों ने किस प्रकार से अधिकार किया। ठीक है, बंगाल बहुत समृद्ध प्रांत था, बहुत समृद्ध प्रांत था। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र के दोआब में स्थित है। इसका प्रथम स्वतंत्र शासक, इसका प्रथम स्वतंत्र शासक देखें आप तो मुर्शिद कुली खां को माना जाता है, मुर्शिद कुली खां को माना जाता है। ठीक है, फिर सुजाउद्दीन अलीवर्दी खां, बाद में ये इनके उत्तराधिकारी थे। और 10 अप्रैल आपको याद रखना है 1756, ठीक है, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, अब इसके कई सारे प्रतिद्वंदी थे, जैसे कि शौकत जंग, घसीटी, इनकी जो मौसी थी घसीटी बेगम, मीर जाफर। ठीक है, तो सिराजुद्दौला नवाब बना। इसके विरोधी थे कुछ, इसके विरोधी कौन कौन से थे आपको याद रखना है, शौकत जंग,
घसीटी बेगम, घसीटी बेगम इनकी मौसी थी, और सेनापति मीर जाफर, मीर जाफर उस समय सेनापति था। ठीक है। अब शौकत जंग के साथ युद्ध होता है। ठीक, अक्टूबर 1756 को एक युद्ध होता है, और इस युद्ध का नाम है मणिहारी का युद्ध। मणिहारी का युद्ध होता है। ये किसके बीच में था? ये था शौकत जंग वर्सेस सिराजुद्दौला। अब ये शौकत जंग था, वो पूर्णिया का नवाब था, ये पूर्णिया का नवाब था। युद्ध होता है, शौकत जंग यहाँ हार जाते हैं, सिराजुद्दौला इस युद्ध में जीत जाते हैं। ठीक है, और सिराजुद्दौला शौकत जंग की हत्या कर देते हैं। ठीक है। फिर एक घटना होती है कि सिराजुद्दौला अंग्रेजों को मना करते हैं कि भैया बंगाल में आप जो फोर्ट है, जो किला बना रहे हो, उसकी किलेबंदी नहीं करेंगे आप। अंग्रेज नहीं मानते, किलेबंदी करने लगते हैं। सिराजुद्दौला नाराज हो जाते हैं और वहाँ पर अंग्रेजों को वहाँ पर आक्रमण कर देते हैं। अंग्रेज भागकर एक छोटे से द्वीप है फुल्टा, वहाँ चले जाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ब्लैक होल वाली घटना। ठीक है, तो सिराजुद्दौला आक्रमण कर देते हैं, ये लोग फुल्टा, अंग्रेज कहाँ भाग जाते हैं आपको याद रखना है, अंग्रेज फुल्टा द्वीप भाग जाते हैं। ठीक है, फिर आपको एक ब्लैक होल घटना याद रखनी है, ब्लैक होल घटना। जो रह जाते हैं उनके बारे में कहा जाता है। ठीक है, 20 जून 1756 की बात है। और ये घटना किसने बताई थी? इसका उल्लेख हॉलवेल ने किया है। हॉलवेल ने इसका उल्लेख किया है। हॉलवेल साहब कहते हैं कि सुनो भैया, जो भाग गए, जो बच गए, वो कितने बचे, कितने लोग बच गए थे? तो बोलते हैं 146 लोग बच गए थे। 146 अंग्रेजों को एक छोटे कमरे में बंद कर देते हैं, एक कमरे में बंद कर दिया। ठीक है, दम घुटने के कारण केवल 23 लोग अगले दिन सुबह तक बचे। कितने बचे आपको याद रखना, 23 बचे। कितनों को कमरे बंद किया था? 146। घटना कब की थी? 20 जून 1756 की। इसका प्रत्यक्षदर्शी कौन था? हॉलवेल। ठीक है, अब इसकी वजह से अंग्रेज बड़ा चिढ़ जाते हैं, और क्लाइव क्या करता है? क्लाइव सिराजुद्दौला पर युद्ध थोप देता है। तो 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है। अलीनगर की संधि किन किन के बीच होती है? सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच होती है, मतलब अंग्रेजों के बीच होती है। इससे भी अंग्रेजों को शांति नहीं मिलती। फिर बाद में प्लासी का युद्ध होता है, जिसे युद्ध नहीं माना जाता है, बड़ी साजिश की गई थी, मैंने आपको बताया था। 23 जून 1757 को, ठीक है, प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, अब इसमें मीर जाफर ने नवाब के साथ गद्दारी कर दी थी, और वो हार जाता है। प्लासी युद्ध के बाद कौन? मीर जाफर को नवाब बनाया जाता है। मीर जाफर को क्या किया जाता है? नवाब बनाया जाता है। ठीक है, मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ भी कहते थे। क्लाइव को इससे 24 परगने की जिम्मेदारी मिली थी। इस युद्ध के बाद 24 परगने की जमींदारी किसको दी गई थी? क्लाइव को मिला, और कंपनी के अनाधिकारियों को भी बहुत माला माल किया गया। ठीक है, फिर कुछ समय बाद मीर जाफर पूरी चीजें नहीं कर पा रहा था। फिर बाद में मीर जाफर को रिप्लेस करके इन्होंने क्या किया? 1760 में उसके दामाद
मीर कासिम को नवाब नवाब बना दिया। तो 1760 में अब मीर कासिम आ जाता है। मीर कासिम नवाब बना। कौन बना? मीर कासिम नवाब बना। मीर कासिम थोड़ा सा सही व्यक्ति था। शुरू में तो अंग्रेजों को साथ देता रहा, बाद में अंग्रेजों को उसने देखा कि अंग्रेज तो सब कुछ लूट के ले जा रहे हैं, तो उसने अपनी राजधानी क्या कर ली, मुर्शिदाबाद से मुंगेर बदल दी। राजधानी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। ठीक है। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट एक युद्ध मिलेगा आपको देखने को, बक्सर का युद्ध। फिर आप देखेंगे बक्सर का युद्ध जो 1764 में लड़ा गया। ठीक है। ये किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज वर्सेस मीर कासिम। ठीक है। अब मीर कासिम के साथ कौन था? अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड। यहां पर शाह आलम सेकंड थे। ठीक है। अब ये वर्सेस अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो इस सेना का क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था। ठीक है। कौन जीतता है इसमें? अंग्रेज जीतते हैं और ये वाला दल क्या हो जाता है? ये हार जाता है। ठीक है। जीत किसकी हुई? जीत अंग्रेजों की हुई। इसके बाद मीर जाफर पुनः नवाब बना दिया जाता है। पुनः नवाब बना दिया गया। ठीक है। अब देखिए जो मुगल शासक थे शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, इन दोनों के साथ एक इलाहाबाद की संधि की गई। ठीक है। अब देखो इन दोनों के साथ अलग अलग संधि है। शाह आलम के साथ भी, ठीक है, इलाहाबाद की संधि की, इलाहाबाद की प्रथम संधि कह दो। ठीक है। कब की? 12 अगस्त 1765 को। ठीक है। और शुजाउद्दौला के साथ जो कि अवध का नवाब था, इसके साथ जुलाई 1765 में इलाहाबाद की संधि की। याद रखिएगा। ठीक है। तो इस तरह से चीजें हैं, आपको याद रखने। संधि के प्रोविजन में फिर को पता ही है कि क्या क्या मिलना है। ठीक है। यहाँ पर इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के अधिकार मिल जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है। और इसके बाद बंगाल में द्वैध शासन की जो शुरुआत होती है 1765 से 72 के बीच में, 1765 से 72 के बीच में बंगाल में द्वैध शासन। कैसे? पूरा प्रशासन नवाब चलाएगा, कर वसूली का काम अंग्रेज करेंगे नवाब के नाम से। तो द्वैध शासन का अगर जनक पूछें, जनक तो कौन है? तो आपको बताना लियोनिस कार्सी। लियोनिस कार्सी। ठीक है। और इलाहाबाद की संधि के तहत शाह आलम को इसी संधि के तहत क्या मिली? 26 लाख की पेंशन। 26 लाख की पेंशन दी गई थी। ठीक है। तो याद रखना है।
ठीक है। इसको युद्ध को युद्ध नहीं माना जाता, इसको डिटेल में हम लोग क्लास में भी कर चुके हैं और इसके लिए हम लोग एक वीडियो और भी बनाएंगे। खैर हमें रिवीजन करना है, हम लोग देखेंगे आंग्ल मैसूर संघर्ष। अब आंग्ल मैसूर संघर्ष देख लो भैया, ठीक है। 1732 आपको याद रखना है, 1732, ठीक है। राजा वाडियार, राजा वाडियार, ठीक है। नाम था इनका चिक्का कृष्णराज, चिक्का कृष्णराज। इसमें मैसूर में सत्ता हस्तांतरण होता है, इनके समय मैसूर में क्या होता है, सत्ता हस्तांतरण होता है, सत्ता की अदला बदली होती है, ठीक है। तो 18वीं सदी के प्रारंभ में देखा जाए, नंजराज और देवराज ने मैसूर की सत्ता पर अपना कर लिया था कब्जा, ठीक है। फिर बात नहीं, 1761 की बात करते हैं हम लोग। हैदर अली मैसूर का शासक बनता है, हैदर अली शासक बनता है मैसूर का, ठीक है। ये वास्तविक शासक बना और इसने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में क्या किया, एक शस्त्रागार स्थापित किया। आधुनिक तरीके से इसमें शस्त्र बनाए जाते हैं, शस्त्रागार किसकी हेल्प से, विथ हेल्प ऑफ फ्रांस, फ्रांसीसियों की मदद से उन्होंने एक शस्त्रागार की स्थापना की, ठीक है। अब अंग्रेजों का और इनका क्लैश स्टार्ट होगा, क्योंकि अंग्रेज धीमे धीमे अब साउथ इंडिया की तरफ बढ़ रहे थे। तो हमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध याद रखना है, तो आंग्ल मैसूर युद्ध। बाकी हम लोग मैसूर पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा मैं, वो डिटेल के लिए सिविल सर्विसेज के प्री और मेंस के लिए बहुत काम आएगा वो, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ प्री के हिसाब से कुछ पॉइंट्स देखने हैं, ठीक है। ये हुआ, यहाँ पर हैदर ने चतुराई का काम लिया और अंग्रेजों का सामना करते हुए 1769 में उन्हें मद्रास की संधि से इस युद्ध को समाप्त कर दिया। मद्रास की संधि से युद्ध समाप्त। इसमें हैदर अली की जीत हुई। कौन जीता, इसमें हैदर अली की जीत हुई, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। अब हैदर अली ने क्या किया, हैदर अली ने निजाम और मराठों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया वर्सेस ब्रिटिश, ठीक है। अब इस दौरान क्या कहते हैं, अंग्रेज ने कर्नल वैली को हरा लिया। इसमें क्या हुआ, हैदर ने क्या किया, कर्नल बेरी को हराया और क्या किया, कर्नाटक की राजधानी जो कि अंग्रेजों के अधिकार में थी, अरकाट पर अधिकार कर लिया। अरकाट पर क्या कर लिया, उन्होंने कब्जा कर लिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अरकाट को उस समय जीत लिया, ठीक है। यहीं से देखा जाए तो संघर्ष बढ़ जाता है अंग्रेजों, और अंग्रेजों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया कि अब हैदर अली को कैसे भी करके हराना, क्योंकि अंग्रेज कभी आमने सामने की लड़ाई में तो किसी भी भारतीय शासक से जीत ही नहीं पाए, उन्होंने हमेशा चतुराई का काम किया, ठीक है। इसी युद्ध के समय में 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की डेथ हो जाती है, हैदर अली की डेथ हो गई, ठीक है। अब सेकेंड वॉर के समय गवर्नर जनरल की अगर बात की जाए तो वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था, वॉरेन हेस्टिंग्स इस समय गवर्नर जनरल था, ठीक है। इसका काल 1774 से 85 माना जाता है ना,
तो इस समय यही था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, हैदर अली की डेथ होती है तो टीपू बनता है शासक। अब टीपू क्या बना, टीपू सुल्तान बन गए भैया शासक, बादशाह की उपाधि ली। ठीक है, और क्या किया, और मंगलौर की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया। क्या हुआ, जो चल रहा था, तो सेकेंड बार बात ये मंगलौर की संधि से सेकेंड वाला समाप्त हो गया। ठीक है, 1787 में टीपू सुल्तान ने क्या लगाया था, अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में, श्रीरंगपट्टनम में एक वृक्ष लगवाया था, एक वृक्ष लगवाया था जो फ्रांस और मैसूर की मित्रता के लिए था। वृक्ष फ्रांस मैसूर की मित्रता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, और यहीं पर उन्होंने एक जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। इसी मित्रता को बढ़ाने के लिए 1796 में टीपू सुल्तान ने अपनी नौसेना की स्थापना की। ठीक है, और मंगलौर मंगलौर वजीदाबाद और मोलीदाबाद, तीन आपको याद रखने हैं। पोत कारखाने, पोत कारखानों की स्थापना की। ठीक है, आधुनिक कैलेंडर भी यही लेके आया था। ठीक है, इसने बोला था कि मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को तो नहीं सुखा सकता। ठीक है, फिर 1790 में तीसरा थर्ड एंग्लो मैसूर वार होता है और उस समय कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। कॉर्नवालिस क्या था, गवर्नर जनरल था। ठीक है, और श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ इसमें टीपू की हार हुई थी, की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, फिर 1799 में चौथा और लास्ट वार शुरू होता है, फोर्थ वार लास्ट होता है, लॉर्ड वेलेजली। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वेलेजली था। ठीक है, और यहीं पर टीपू मारा गया, श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए यहां पर टीपू मारा गया। ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम दुर्ग के पास ही ये 4 मई 1799 में ये शहीद हो गया। अगर थर्ड वार का टाइम पूछें 1790 से 92 था, तो आप याद रखिएगा इसको। 4 मई 1799 का इस तरह से टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब टीपू के राज्य के विभाग जो थे या कुछ वहां की उस समय की जो प्रशासनिक शब्दावलियां उनको समझें। देखिए, जो टीपू का राजस्व विभाग था और जो वित्त विभाग था, ये दोनों टीपू ने मीर आसिफ कचहरी के अधीन किए थे। मीर आसिफ कचहरी, यही इनका हेड हुआ करता था। ठीक है, सेना विभाग भी मीर आसिफ कचहरी के अंदर था। ठीक है, ये अलग अलग हुआ करते थे, अलग अलग मीर आसिफ हैं। ठीक है, फिर तोपखाना और दुर्ग रक्षा,
ये विभाग मीर सदर कचहरी, मीर सदर कचहरी के अंतर्गत थे। ठीक है। जो नाविक विभाग था ये मीर याम कचहरी, मीर याम कचहरी के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है। कोस और टका विभाग, टकसाल वगैरह, ये सब मीर खजाना, मीर खजाना कचहरी के अंतर्गत इनको वहां पर रखा गया था। डाक, गुप्तचर, लोक निर्माण और पशु विभाग भी थे वहां पर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आंग्ल सिख संघर्ष। आंग्ल सिख संघर्ष, अब सिखों के साथ क्या संघर्ष था? अंग्रेजों का। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग रणजीत सिंह को समझते हैं। रणजीत सिंह कौन थी? ठीक है। देखिए एक मिसल होती है, मिसल, मिसल का अर्थ होता है नस्ल। ठीक है। तो इनकी मिसल कौन सी थी? ठीक है। तो ये सुकर चकिया मिसल थी। पूछते रणजीत सिंह किस मिसल के थे? सुकर चकिया मिसल बताना है। ठीक है। क्योंकि पंजाब में कई मिसलें थी, इनमें से सुकर चकिया मिसल भी एक इंपॉर्टेंट मिसिया थी। ठीक है। सुकर चकिया मिसल के मुखिया कौन थे? जिनके यहाँ ये पैदा हुए थे, इनका जन्म हुआ था, इनके मुखिया जो महासिंह के यहाँ पर हुआ था। ठीक है। रणजीत सिंह का जो पंजाब राज्य था वो 4 सूबे थे पंजाब में, 4 सूबे थे। पहला था पेशावर, ठीक है, दूसरा था कश्मीर, ठीक है, तीसरा है मुल्तान और चौथा है लाहौर। ठीक है। अब जो रणजीत सिंह की जो सरकार थी, इनकी जो सरकार थी, इसको खालसा सरकार कहते थे। सरकार को क्या कहते थे? खालसा कहते थे। और जो स्थायी सेना थी इनकी, स्थायी सेना थी, ये फौजे आइन कहलाती थी। फौजे आइन, बड़ी इंपॉर्टेंट वर्डिंग है, आपको याद रखना है। अब चूंकि हम लोग सिख और अंग्रेज संबंधों को समझ रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक सन याद रखनी, 1809। 1809 में अप्रैल 25 को एक संधि हुई जिसको बोलते हैं अमृतसर की संधि। ठीक है। और ये संधि किसके बीच हुई थी? चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ वर्सेस रणजीत सिंह, जिसमें उन्होंने कहा था कि भैया वो वहां पर से सिर्फ रास्ता चाहते हैं, आपके पंजाब से अफगानिस्तान जाने का हमको रास्ता चाहिए, मतलब यहां से होते हुए अफगानिस्तान जाना है। ठीक है। क्योंकि वो अफगानिस्तान पे एक मुहिम चलाना चाह रहे हैं, तो हमको ये रास्ता दे दो आप, अफगानिस्तान जाने का रास्ता। ठीक है। कितनी चीज याद रखना है। अब रणजीत सिंह बड़े इंपॉर्टेंट थे, इन्होंने एक दल खालसा बनाया था, दल खालसा। ठीक है। दल खालसा क्या था? किसानों का संगठन था, किसानों का संगठन था जिसको दल खालसा कहते हैं। ठीक है। तो फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, खासतौर पर पीसीएस के एग्जाम के लिए और जितने भी दूसरे एग्जाम हैं, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, पैट के एग्जाम, हर एग्जाम के लिए। राजा की उपाधि रणजीत सिंह को किसने दी थी? तो जमान शाह ने दी थी। किसने दी थी? जमान शाह ने दी थी।
ठीक है। 1805 में रणजीत सिंह ने अमृतसर को जीता। क्या कर लिया इन्होंने? अमृतसर को जीत लिया। ठीक है। और यहीं पर उसे जमजम तोप मिली थी। अमृतसर को जैसे ही जीता तो वहां पर जमजम तोप मिली। पूछते हैं जमजम तोप कहां पर मिली? तो ये तोप आज भी अमृतसर में है। ठीक है। अब मराठा यशवंतराव होलकर ने सिख सरदार रणजीत सिंह से सहायता की मांग की थी, लेकिन उन्होंने नहीं दी थी उस समय। ठीक है। खैर वो बात बाद में हम लोग बात करेंगे। जमजम तोप का इशू तो आपको पता ही लग गया। दूसरी चीज आपको याद रखना है, 1813 में इन्होंने हैदास में अफगानों को हराया। ठीक है। हैदास में अफगानों को हराया था इन्होंने। ठीक है। और अटक पर कब्जा कर लिया। और अटक का कब्जा इनको मिल गया। ठीक है। अब रणजीत सिंह की जो पैदल सेना थी वो दो फ्रांसीसी थे, एलार्क और वेंचुरा। वेंचुरा के अधीन रखी गई थी। ये फ्रांसीसी थे। ठीक है। इनके अधीन रखी गई थी। इनका विदेश मंत्री कौन था? एक फकीर था, फकीर आजिजुद्दीन। और वित्त मंत्री कौन था इनका? दीनानाथ। क्वेश्चन आते हैं इन पे। ठीक है। टैक्स रेवेन्यू कितना लेते थे? लगान कितना लिया इन्होंने? लगान, तो लगान हमेशा उपज का होता था। उपज का कहीं कहीं 1/3 से लेकर 1/5 तक, 5 तक लिया। ठीक है। इनकी जो सर्वोच्च अदालत थी जहां पर ये खुद बैठा करते थे, सर्वोच्च अदालत, उसको अदालत ए आला कहते थे। अदालत ए आला। ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हो गई? इनकी डेथ हो गई 1839 में। बस यहीं से दिक्कतें शुरू हो जाती। अब रणजीत सिंह के बाद, इनकी डेथ के बाद कई सारे लोग बैठे। सबसे पहले खड़क सिंह बैठे। ठीक है। खड़क सिंह के बाद नौनिहाल सिंह बैठे। नौनिहाल सिंह के बाद शेर सिंह बैठे। शेर सिंह के बाद दिलीप सिंह। क्योंकि दिलीप सिंह छोटे थे तो जो राजमाता थी जिंदन, उनके संरक्षण में बैठे। ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग को याद रखनी है, कहानी किससे याद नहीं रखने हैं, यहां पर फर्स्ट वार देखना है। फर्स्ट एंग्लो सिख वार। ठीक है। ये 1845-46 में हुआ। फर्स्ट एंग्लो सिख वार कब हुआ? 1845 और 46 में हुआ था। ठीक है। अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? कैप्टन ह्यूगॉफ। ह्यूगफ। ठीक है। ह्यूगफ वर्सेस सिख। कहां पर हुआ था? मुदकी में। जगह का नाम है मुदकी।
और यहीं पर अंग्रेज सेना क्या करती है, सिखों की जो सेना का नेतृत्व है वो लाल सिंह कर रहे थे। ठीक है, सिखों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, लाल सिंह। तो लाल सिंह वाली सेना को ह्यूगो हरा देते हैं, तो इसमें सिखों की हार होती है। ठीक है, ये सेना हार जाती है। ठीक है, और फिर 8 मार्च हार के बाद 8 मार्च 1846 को लाहौर की संधि होती है। यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि इस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप क्या रखना कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार के समय गवर्नर जनरल कौन था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, वो लॉर्ड हार्डिंग्स था। लॉर्ड हार्डिंग्स था। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है। फिर राजा दिलीप सिंह के चूंकि नाबालिग थे, उनके संरक्षण के लिए पंजाब में रहना स्वीकार करना पड़ा अंग्रेजी सेना को। एक संधि हुई फिर थोड़े दिनों बाद, उस संधि को बोलते हैं भैरोवाल की संधि। ये भी 1846 में हुई थी। फिर हुई भैरोवाल की संधि। जो भैरोवाल की संधि थी ये 22 दिसंबर को हुई थी, 22 दिसंबर 1846 को। ठीक है, और लाहौर की संधि 8 मार्च। ठीक है, तो लास्ट में होती है। तो दिलीप सिंह के संरक्षण के लिए इसमें क्या कहा गया, कहा गया कि दिलीप सिंह के संरक्षण के लिए अंग्रेज सेना पंजाब में रहेगी। यही अंग्रेज चाहते थे। डिटेल वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब महारानी जिंदन से दिलीप सिंह को अलग कर दिया गया। ठीक है, और महारानी जिंदन को क्या किया गया, जो जिंदन थी, जिनकी मां थी जिंदन को 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन, 48,000 रुपये की इनको वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया। शेखपुरा भेज दिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा वार। सेकेंड, अब सेकेंड वार जो हुआ एंग्लो सिख का, उसको समझिए। ठीक है, ये 1848 में शुरू होता है और 49 में समाप्त हो जाता है, पहली चीज। ठीक है, अब इसमें जो लड़ाई हुई थी, जो सबसे बस शुरुआत हुई थी, वो हुई थी चिलियानवाला की लड़ाई से। शुरुआत कहां से हुई थी, चिलियानवाला युद्ध से। ठीक है, ये लड़ाई हुई। इसमें जो सिख नेता था वो शेर सिंह था, और जो अंग्रेज कमांडर था ना वो गफ था। इनके बीच हुई। ठीक है, और इस समय गवर्नर जनरल कौन था, पूछे कोई तो आप बता देना भैया डलहौजी साहब थे। कौन था, डलहौजिया था। ठीक है, अब ब्रिटिश सेना का प्रधान सेनापति, और सेनापति किसको बनाया गया इस समय, इस वॉर के समय में, चार्ल्स नेपियर। ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल डलहौजी थे, सेनापति नेपियर थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये यहां से शुरू हुआ। ठीक है, समाप्त कहां पर हुई, सेकेंड वार समाप्त कहां पर हुआ, चिनाव नदी के किनारे। चिनाव नदी के किनारे सिख वर्सेस
चार्ल्स नेपियर। तो यहाँ पर नेपियर जीता था, यहाँ पर गफ जीता था, यहाँ पर शेर सिंह हार गया था, यहाँ पर सिख बुरी तरह से हार गए। ठीक है, अब ये जो युद्ध था इसे तोपों का युद्ध कहते हैं। जो सेकंड वाला युद्ध था इसे तोपों का युद्ध कहते हैं। दोनों तरफ से सिर्फ तोपें गरज रही थी, तोपों का युद्ध कहते हैं। ठीक है, फिर 29 मार्च 1849 को डलहौजी साहब घोषणा करते हैं कि पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में, और पंजाब का विलय इसी समय कर लिया गया। ठीक है, अब जो दिलीप सिंह थे, दिलीप सिंह को क्या किया गया, 50,000 पौंड की पर ईयर पेंशन। ठीक है, और शिक्षा के लिए इनको इंग्लैंड, शिक्षा के लिए इनको इंग्लैंड भेज दिया गया, तुम इंग्लैंड में जाके रहो। ठीक है, और इन्हीं से एक और चीज ले ली, जो कोहिनूर हीरा था, कोहिनूर हीरा, ये विक्टोरिया को दे दिया गया, महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया गया। ठीक है, अब पूछा जाए कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को कहां से मिला था, तो रणजीत सिंह को कहां से मिला था, शाहसुजा से। ठीक है, रणजीत सिंह को शाहसुजा से मिला था। ठीक है, तो इतना आपको सिख साम्राज्य के बारे में समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब कुछ सिख गुरुओं पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं सिख गुरुओं से। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है गुरु नानक को। गुरु नानक ने क्या किया था, सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, जन्म तलवंडी में हुआ था, पाकिस्तान में, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ठीक है, 1496 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इन्होंने लंगर, निःशुल्क लंगरों की स्थापना की थी। ठीक है, अब इन्होंने दो चीजें स्थापित की, एक तो संगत और लंगर। जो संगत थी वो धर्मशाला थी, और जो लंगर थे वो एक तरह की पंगत हुआ करती थी कि यहां पर खाना मिलेगा आपको। ठीक है, और 1539 में नानक साहब की करतारपुर में डेथ हो गई, करतारपुर में मृत्यु हो गई। अब दूसरे गुरु कौन थे, दूसरे गुरु बने गुरु अंगद। ठीक है, 1539 से ये 52 तक गुरु रहते हैं। ठीक है, इन्होंने गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि का आरंभ करवाया, लंगर व्यवस्था को स्थायी किया। ठीक है, अब तीसरे गुरु कौन थे, जो तीसरे गुरु थे वो थे अमरदास। अमरदास 1552 से 1574 तक। ठीक है, इन्होंने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति, इन्होंने जो विवाह पद्धति थी, विवाह पद्धति लवन, हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति शुरू की। ठीक है, अकबर इनसे आके मिलता है, अकबर
इनसे कहाँ मिला था? गोविंदवाल से गोविंदवाल में मिला था। ठीक है। और गुरुपुत्री थी, उनको कई गांव दान में दिए थे। गुरुपुत्री बीनी भानी, बीनी भानी को कई गांव भेंट किए। ठीक है। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की थी। और इन गद्दियों पर प्रत्येक पर एक एक महंत। ठीक है। फिर चौथे गुरु कौन थे? चौथे गुरु कौन थे? चौथे गुरु रामदास थे। ठीक है। तो गुरु की जो जो गुरु रामदास की जो पहली बीवी थी, को 500 बीघा भूमि दी थी इन्होंने। इनकी रामदास की जो इनको 500 बीघा जमीन दी थी। ठीक है। रामदास ने अमृतसर जलाशय, ठीक है, और अमृतसर नगर की स्थापना इन्होंने की थी। फिर जो पांचवें गुरु हुए हैं, पांचवें गुरु कौन हुए? पांचवें गुरु हुए अर्जुन देव। गुरु हुए अर्जुन देव 1581 से लेके 1606 तक। ठीक है। गुरुपद पैतृक हो गए यहाँ पर, गुरुपद पद पैतृक कर दिया इन्होंने यहां से। ठीक है। आदि गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया इन्होंने। आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन कराया इन्होंने। ठीक है। और अमृतसर का जो जलाशय था, ठीक है, अमृतसर जलाशय के मध्य में, ठीक है, हरमंदर साहब का निर्माण कराया। हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। ठीक है। जहांगीर ने खुसरो की सहायता करने के कारण गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। जहांगीर ने 1606 में खुसरो की सहायता करने के कारण इनको फांसी दी थी, फांसी दे दी थी। फिर जो सिक्स्थ गुरु हुए, छवें गुरु, उनका नाम था हरगोविंद। हरगोविंद, ठीक है, 1606 से ये 45 तक रहते, तो पद पैतृक हो गया था। ठीक है। तलवार बांधकर गद्दी पर बैठे इन्होंने, तलवार बांधकर ये गद्दी पर बैठते थे। ठीक है। दरबार में नगाड़ा बजाने की प्रथा इन्होंने शुरू की। ठीक है। सिखों को सैन्य बल में बदला।
ठीक है, और अकाल तख्त का निर्माण कराया था। इतनी चीजें आपको इनके बारे में समझनी है। अमृतसर की किलाबंदी भी करा दी थी इन्होंने, क्योंकि लगता था कि मुगल कहीं इस पे आक्रमण ना करें, तो इन्होंने अमृत शहर की किलेबंदी भी कराई। ठीक है, अब जो सातवें गुरु हुए, सेवेंथ गुरु कौन हुए? तो गुरु हर राय। ठीक है, ये सातवें गुरु थे। इन्होंने शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह को आशीर्वाद दिया था। दारा सिकोह को आशीर्वाद दिया था। ठीक है, फिर एर्थ गुरु कौन हुए? गुरु हरकिशन। तो हरकिशन साहब को आपको याद रखना है। एर्थ गुरु हुए गुरु हरकिशन। ठीक है, इनकी डेथ, इनको चेचक हो गया था, चेचक से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इन्होंने औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाया था, बारे में दिल्ली जाकर समझाया था। ठीक है, फिर जो नवे गुरु थे वो हुए गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, इनको औरंगजेब ने शीश महल गुरुद्वारा के निकट हत्या करवा दी थी, इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण। ये कारण औरंगजेब ने शीश महल गुरुद्वारे के निकट हत्या करवा दी थी। ठीक है, फिर जो 10वें गुरु हुए, 10th, इनका नाम था गोविंद सिंह। ठीक है, ये 1675 में बैठते हैं और 1708 तक रहते हैं। ठीक है, ये अंतिम गुरु है। इन्होंने अपने बाद गुरु के पद को समाप्त कर दिया था। इन्होंने अपने को सच्चा बादशाह कहा। ठीक है, 5 ककार दिए। 5 ककार का मतलब समझते हो? केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, ये 5। ठीक है, और सिंह शब्द जोड़ना है, सिंह नाम में जोड़ना है। ठीक है, इनका निवास स्थान क्या था? आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब इनका निवास स्थान था, और कर्मस्थली पाओता थी। तो याद रखना, आपका कर्मस्थली आ जाए तो पाओता। पाओता क्या थी इनकी? इनकी कर्मस्थली थी। और आनंदपुर साहब क्या था इनका? इनका निवास था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने ही 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी इन्होंने। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक है, पाहुल प्रणाली इन्होंने शुरू की थी। ठीक है, और इन्होंने कहा था गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु के रूप में काम करेगी। आदि ग्रंथ का वर्तमान रूप इन्होंने दिया था। आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप इन्होंने ही दिया था।
ठीक है, अलीगढ़ की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव, आपको याद होगा। ठीक है। जो एक मुगल सूबेदार था, मुगल फौजदार था सरहिंद का, उसका नाम था वजीर खां। वजीर खां ने इनके दो पुत्र, इनके दो पुत्रों, तो पुत्रों के नाम क्या थे? फतेह सिंह और दूसरा है जोरावर सिंह। ठीक है, इनको दीवार में चुनवा लिया था। तो पूछा जाए कि वजीर खान कौन था, तो सरहिंद का मुगल फौजदार था। ठीक है। और 1708 में, 8 में, ठीक है, नांदेड़ में, नांदेड़ में गुल खां नामक पठान ने, गुल खां ने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है। गुरु तो नहीं हुए, लेकिन काफी एक बड़ा कद था बंदा बहादुर का, बंदा बहादुर का। ठीक है, लक्ष्मण दास इनका नाम था, इनके पिता राजदेव डोगरा राजपूत थे। इनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था सिख राज्य की स्थापना। ठीक है, स्थापना करना इनका उद्देश्य था। ठीक है, इन्होंने वजीर खां की हत्या कर दी थी। वही वजीर खां जो सरहिंद का फौजदार था, जिसने गुरु के दो पुत्रों फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चुना था, वजीर खां की हत्या कर दी थी। ठीक है। फर्रुखर सियर के आदेश पर बंदा बहादुर की गुरदासपुर के नांगल में हत्या कर दी गई थी। ठीक है, नांदेड़ में इनकी, और बंदा बहादुर की हत्या कहाँ पर हुई थी? नांगल में, नांगल में। ठीक है, गुरदासपुर के पास में, गुरदासपुर नांगल में फर्रुख सियर के आदेश पर, फर्रुख सियर के आदेश पर 1716 में। सन याद ना रहे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे सन पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमको यहाँ तक याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, किसान विद्रोह को देखेंगे, 1857 की क्रांति को पूरा करेंगे, और गवर्नर जनरल और वायसराय को देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और रिवाइज करने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। नमस्कार, जय हिंद।